सुप्रभात प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, बहुत दिनों से मैंने नई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि बहुत से स्कूलों में आप सभी बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे थे, जिस वजह से आप लोग बिज़ी थे। और लेकिन आज हम फिर से अपने नए सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा सिलेबस अब तक का हो चुका है उससे आगे के सिलेबस की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आज हम करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 12वां पाठ लखनवी अंदाज। गद्य खंड का आपका ये पाठ है लखनवी अंदाज। जिस प्रसिद्ध साहित्यकार का ये लिखा हुआ है उनका नाम है यशपाल। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी नामक शहर में हुआ था। इनके पिता हीरालाल और माता प्रेम देवी, जो कि मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। यशपाल जी की अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा रही है वो भी कांगड़ा से रही, हिमाचल प्रदेश से। 1921 में फिरोजपुर से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। लाहौर में ही उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से हुई। लाला लाजपत राय जी के साथ स्वदेशी आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और इस स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 26 दिसंबर 1976 में इनका देहांत, इनका निधन हो गया था। यदि हम इनके साहित्य पर विचार करें, इनके साहित्यिक परिचय में आपको दूं, तो यशपाल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक और संस्मरण रहे हैं। प्रसिद्ध उपन्यास इनका रहा है दादा कामरेड, अमिता, दिव्या, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, झूठा सच आदि। और इनके कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, फूलों का कुर्ता आदि, ये इनका कहानी संग्रह रहा है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, जिनमें इनके प्रसिद्ध नाटक रहा है नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय दर्दे दिल। एक संस्मरण लिखा है इन्होंने जिसका नाम है सिंह अवलोकन। तो यशपाल जी जो हैं वो यथार्थवादी शैली के एक विशिष्ट रचनाकार माने गए हैं। इन्होंने अपनी जो रचनाओं के प्रमुख विषय चुने वो थे सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियाँ। इनको इन्होंने जो है हमेशा सर्वोपरि रखा है। इनकी रचनाओं में वर्णनात्मक, भावात्मक, संवादात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियों को जो है अपनाया गया है। बच्चों, ये जो लखनवी अंदाज है ये भी एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसे हम कहें कि भाई एक ऐसी कहानी जो कि बनावटी जीवन शैली पर एक कटाक्ष करती है। शान शौकत वाली जो बनावटी जीवन शैली होती है ना, उस पर जो है एक करारा एक व्यंग्य करती हुई दिखाई देती है ये कहानी। और ये कहानी जो है एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन करती है जो कि ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं, सेकंड क्लास डिब्बे में यात्रा करते हैं और वहाँ पर बैठे बैठे भी वे अपनी रईसी का प्रदर्शन करते हैं। और रईसी का प्रदर्शन करने के लिए वो खीरे में नमक मिर्च लगाकर उसे खाते नहीं हैं, बल्कि सूंघते हैं और सूंघ कर उसे ट्रेन से बाहर फेंकते जाते हैं। तब लेखक को ज्ञान होता है इस बात का कि जिस प्रकार से सूंघ कर खीरे के स्वाद का आनंद उठाया जा सकता है और काल्पनिक रूप से ही अपने पेट की तृप्ति की जा सकती है, उसी प्रकार बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्रों के नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि यदि जो है बिना खाना खाए ही पेट भरा जा सकता है, तो बिना कहानी, बिना घटना, बिना पात्र के क्या कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो वो हमसे जो है अंत में ये बात पूछते भी हैं और कि हम लोग भी क्या उनकी इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं। तो ये कहानी जो है लखनवी अंदाज, उसको हम आज पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। कि सबसे पहले पंक्तियों में जो है कुछ एक शब्द इसमें उर्दू के आए हुए हैं बच्चों। पहली पंक्ति में लिखते हैं वो कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल शब्द उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि केंद्र स्थान के इर्द गिर्द के स्थान, यानी कि केंद्र का मतलब था बिल्कुल सेंटर।
जैसे एक शहर हो, एक नगर है, उसके सेंटर पे जो है जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड होते हैं, वहाँ से आसपास के इलाकों में ही घूमने वाली जो ट्रेन या बसें होती हैं उसको कहा जाता है मुफस्सिल। कि जैसे भिवानी के आसपास जो है रोहतक, रेवाड़ी, यहाँ चलने वाली जो ट्रेन होती हैं, या फिर दिल्ली के आसपास जो हैं तिलक नगर, कीर्ति नगर, या उसके आसपास जो जाने वाली ट्रेन्स होती हैं वो कहलाती हैं मुफस्सिल। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन जो है वो चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, यानी कि उतावली हो रही थी, वो चलने को तैयार थी। और आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, और दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ही खरीद लिया। अब कहने का अर्थ ये था कि लेखक जो है उनको दूर नहीं जाना था, वो आराम से बैठकर जो है किसी एक नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। उन्हें ये था कि सेकंड क्लास के डिब्बे के अंदर क्योंकि दाम ज़्यादा लगते थे, टिकट का जो है खर्चा ज़्यादा लगता था, इसलिए सेकंड क्लास के डिब्बे में लोग नहीं बैठते थे। लोग जो हैं आसपास जो यात्रा करनी होती थी तो थर्ड क्लास के डिब्बे में ही बैठ जाते थे, इसलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती थी। और लेखक भीड़ भाड़ के इलाके से बचना चाहते थे। भीड़ भाड़ से बचकर वो एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचना चाहते थे, और बाहर के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। अब लेखक को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, बस पास ही के स्टेशन पर तक जाना था, तो इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट खरीद लिया। गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब उन्होंने समझा कि सेकंड क्लास का डिब्बा है तो उसमें किसी ने टिकट तो ली नहीं होगी, वहाँ पर लोग नहीं होंगे, तो एक छोटे से डिब्बे को उन्होंने खाली समझा और लेखक जो है दौड़कर उस खाली डिब्बे में चढ़ गए। लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। अब वहाँ पर क्या था, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी कि जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था ना कि डिब्बा खाली मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत उन्हें डिब्बा वो खाली नहीं मिला। निर्जन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई जन ना हो। उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन उनकी अनुमान के जो है बिल्कुल विपरीत वो डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे हुए बैठे थे। सामने की एक बर्थ थी, उस बर्थ पर जैसे ट्रेन के अंदर आमने सामने बर्थ बनी होती हैं, बैठने की जगह होती है, तो एक बर्थ पर जो है लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश का मतलब होता है एक भला इंसान, जिसे हम कहते हैं जेंटलमैन कहते हैं ना, ऐसे ही एक भद्र व्यक्ति को कहा जाता है। तो नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति जो हैं आलती पालती मारे हुए वहाँ पर बैठे थे, और उनके सामने जो है दो चिकने खीरे, ताज़े और चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। अब खीरे समझते हैं आप, खीरा जो आम वस्तु जो कि हम अपने घर में हर रोज़ खाते हैं, सैलेड में काटते हैं, सलाद में उसको खीरे को काटा जाता है, ऐसे कच्चा भी खा लेते हैं लोग। तो उनके सामने जो है उन्होंने अपने के तौलिए के ऊपर जो है दो ताज़े चिकने खीरे जो हैं वो रखे हुए थे। तो डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो जैसे ही लेखक जो हैं उस डिब्बे के अंदर चढ़े, तो उस डिब्बे के अंदर जैसे ही अचानक उनको आया हुआ देखकर अचानक लेखक को डिब्बे के अंदर प्रवेश करने से उन सज्जन की आंखों में, उनकी सज्जन की जो आंखों में एकांत का जो एक चिंतन था ना, उस चिंतन में एक बाधा दिखाई दी, बाधा का असंतोष दिखाई दिया। उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो अकेला समझकर यहाँ बैठा था, लेकिन ये कोई व्यक्ति जो है इस डिब्बे में आकर बैठ गया। तो उनको लगा कि उनको थोड़ी असुविधा हो रही है, असंतोष उनको जो है उनकी आंखों में दिखाई दिया लेखक को। अब यह भी जो है उन्होंने क्या देखा कि सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब लेखक ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है जैसे मैं इस डिब्बे को खाली समझकर बैठ गया और अपनी किसी नई कहानी की सोच के कारण जो है मैं इस खाली डिब्बे में आया था, हो सकता है ये भी कोई कहानी लिखने के लिए आए हों। उन्होंने सोचा शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए ही सोच विचार कर रहे हों, या फिर कोई खीरे जैसी जो एक ऐसी साधारण सी वस्तु का जो है शौक करते हुए कोई उनको देख ना ले, क्योंकि वो एक नवाब थे।
और नवाब जो है अगर एक साधारण सी मतलब वस्तु खाते हुए कोई देख ले तो उसको जो है संकोच होता है, तो वो नहीं चाहते थे, उनको ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते होंगे कि उनको कोई देखे, तो इस संकोच के कारण जो है उन्होंने भी सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र किया होगा। अब नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ये नवाब साहब ने क्या किया, किसी प्रकार से उनका साथ देने में, यानी उनकी संगति करने में, दोस्ती करने में उन्होंने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया, कोई जोश नहीं दिखाया। अब लेखक भी जो थे वो स्वाभिमानी थे, उन्होंने भी उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। अब सामने वाला ना बोले तो खुद कैसे बोला जा सकता है। ऐसे ही लेखक ने सोचा कि शायद नवाब साहब जो है उनसे बात करना पसंद नहीं करना चाहते, या फिर उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, इसलिए वो भी क्यों बोलें। तो उन्होंने भी सामने से जो है आंखें चुरा ली और चुपचाप से दूसरी तरफ देखने लगे और बैठ गए। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठे यानी खाली बैठे बिना कोई काम किए हुए, यानी कि लेखक की जो है एक पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते थे तो कल्पना करने लगते थे। तो कल्पना करने लगे बैठे बैठे, अब कोई और तो बात सूझी नहीं, वो सामने बैठे हुए नवाब साहब के ही जो एक्टिविटीज़ थी, जो उनकी हाव भाव थे, जो उनके क्रियाकलाप थे, उनको जो है देख रहे थे और अंदाज़ा लगाने लगे बैठे बैठे कि आखिर नवाब साहब के मन में क्या होगा। तो नवाब साहब की जो असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान वो बैठे बैठे लगाने लगे कि अकेले यात्रा कर सकने के विचार में उन्होंने ही सेकंड क्लास का डिब्बा टिकट जो है खरीद ली होगी। अब क्या हुआ कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का जो डिब्बे का टिकट लिया। अब उनको ये गवारा नहीं होगा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे, यानी कि ये भी हो सकता है कि भी उन्होंने ये सोचा हो कि भी अब क्योंकि वो एक रईस हैं, वो एक नवाब हैं, तो उन्हें लग रहा होगा कि अच्छा नहीं लग रहा होगा ये देखकर कि शहर का ही कोई सज्जन व्यक्ति जो है उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता हुआ देखे। तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब लेखक यहाँ बैठे बैठे अंदाज़ा लगा रहे हैं। किसका अंदाज़ा लगा रहे हैं? उस सामने बैठे हुए नवाब साहब की सोच का, कि वो नवाब साहब क्या सोच कर चढ़े होंगे और क्या कर रहे हैं। लेखक ने जो है अब लेखक के सामने जो है उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही होगी, इसलिए जो है यानी कि उन्होंने तो ये सोचा होगा कि अकेले सफ़र करना है, अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से और समय काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब लेखक के सामने उन्हें जो है वो खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही है। लेखक जो है हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों का मतलब क्या होता है? तिरछी नज़र से देखना। कनखियाँ होता है किसी को आँखों के किनारे से, यानी कि छिपे छिपे तिरछी नज़रों से देखना। तो कहते हैं कि अचानक नवाब साहब जो हैं, लेखक जो है कनखियों से यानी कि तिरछी नज़र से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब जो है वो गाड़ी की खिड़की के से बाहर देखकर और उस स्थिति का जायज़ा लेने लगे, यानी कि बाहर क्या हो रहा है उस पर गौर करते रहे। अचानक से क्या हुआ कि नवाब साहब जो है उनका भाव परिवर्तन हो गया। कैसे कि अचानक से वो बोल पड़े, ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अब अचानक से एकदम से वो भाव परिवर्तन हुआ तो आवाज़ सुनाई दी नवाब साहब की। नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए आदाब अर्ज़ कहा, उनको जो है उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि भी जनाब खीरा खाने का शौक़ फरमाएंगे, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। अब नवाब साहब का अचानक ये भाव परिवर्तन का मतलब क्या होता है? भावों का बदलना, यानी कि जो हमारे भीतर भाव हैं उनका अचानक से बदल जाना। अभी तक तो वो चुप बैठे थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से वो बोल पड़े। ये देखकर उन्हें जो है बड़ा ही आश्चर्य हुआ लेखक को। अब लेखक ने जब देखा तो ये भाव परिवर्तन उन्हें जो है नवाब साहब का अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसी समय भांप लिया, अनुमान लगा लिया। क्या? उन्होंने अनुमान लगाया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। शरीफ लोगों, अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अनुभव किया, लेखक ने अनुभव किया कि नवाब साहब जो है अपनी शराफत बनाए रखने के लिए, शराफत का मतलब क्या होता है? शरीफ बने रहना, ठीक है, यानी कि सज्जन बने रहना।
तो कहते कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ क्या होता है, गुमान का मतलब होता है भ्रम, और लथेड़ लेने का मतलब होता है शामिल करना, और हरकत का मतलब होता है कि उसी कार्य में, यानी कि जैसे और लोगों को वो भ्रम में डालकर उसमें शामिल कर लेते हैं, ऐसे ही ये जो हैं अपनी सज्जनता बनाए रखने के लिए, अपनी शराफत बनाए रखने के लिए नवाब साहब जो हैं उन्हें भी दूसरे लोगों के जैसा जो है समझ रहे हैं, और उसी हरकत में, उसी कार्य में, उसी गतिविधि में उन्हें भी शामिल कर लेना चाहते हैं। अब अचानक से ये बात जब उन्होंने देखी तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने जवाब दिया लेखक ने कि शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। किबला का मतलब होता है कि किसी को उर्दू भाषा में जब हम सम्मानपूर्वक संबोधन करते हैं ना, कि कृपया करके, कि कृपया आप शौक़ फरमाएं, ऐसे ही कहा उन्होंने कि शुक्रिया, कृपया शौक़ फरमाएं, आप ही शौक़ फरमाएं। अब नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को सामने रखा, खीरों के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब उन्हें ये लगा कि भी ये तो आदमी उठने वाला नहीं है, लेखक तो यहाँ से उठने वाला नहीं है। तो नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की के बाहर देखा और खीरों को जो है खिड़की नीचे से अपने तौलिए जो उसके रखे हुए थे, तौलिए के ऊपर जो खीरे रखे थे, उस तौलिए को झाड़कर तौलिए से उनको पोंछ लिया। फिर उन्होंने क्या किया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ डाला। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। खीरों के ऊपर जो कड़वाहट होती है ना झाग निकालने के लिए, तो ऐसे ही उन्होंने खीरे के ऊपर जो है उसका ऊपर का एक टुकड़ा उतारा और उस टुकड़े को उतारकर उन्होंने क्या किया, खीरे को धोकर जो है उस प्रकार से उन्होंने निकालकर उसको झाड़ पोंछकर जो है साफ़ करके रखा और चाकू के साथ जो है उसके दोनों सिरों को काटकर उसमें से झाग निकाली और फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फाँके क्या होती हैं, उसके पीस करते गए, यानी कि उन्होंने जब झाग निकाल ली, उस खीरे को छीला और छीलकर बड़े आराम से उसकी 4 जो हैं पीस काट लिए और काटकर बड़े तरीके से उसको तौलिए पर सजाते चले गए। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं और ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी कि जो लखनऊ का स्टेशन है उस पर खीरे बेचने वालों की एक विशेषता बताते हुए बताया गया है इसमें कि जो उन्हें खीरा इस्तेमाल करने का तरीका पता होता है, तो ग्राहक के लिए वो जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी तैयार कर देते हैं। तो नवाब साहब ने भी खीरे की फाँकों के ऊपर वो मसाला डाला। नवाब साहब ने बहुत करीने से काटे हुए, करीने का मतलब था तरीके से, बहुत ही तरीके से खीरे की फाँकों के ऊपर जो है जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी मतलब छिड़क दी उसके ऊपर से। और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही प्लावित हो रहा है। यानी कि जिस समय पर जो है वो मसाला उसके ऊपर डाल रहे थे खीरे की फाँकों पर, तो उनके चेहरे के ऊपर जो हाव भाव आ जा रहे थे, तो उनकी चेहरों के ऊपर जो आने वाले हाव भाव थे उनको देखकर और उनके जबड़ों के जो जबड़े होते हैं, जो हमारे दांतों के ऊपर का जो जबाड़ा होता है, ये कभी भी जब होता है ना, मतलब मुंह में जब पानी भर आता है तो हमारा मुंह अपने आप से दबना शुरू हो जाता है। तो उन जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट पता लग रहा था कि ऐसा करते समय उनके मुख में उस खीरे का स्वाद आ रहा है। उस खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही उनके मुंह में पानी भर कर आ रहा है। प्लावित होने का मतलब होता है भर जाना। तो कल्पना से ही उनका मुंह जो है उसके रस के स्वाद से प्लावित हो रहा है, भर रहा है। हम कनखियों से देख रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब जैसे ही लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने जो है खीरा काटा, तो लेखक सोचने लगे और कहने लगे, अपने मन ही मन कहने लगे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने पर वो अपने जो है वास्तविकता पर उतर आए हैं। यानी कि आदमी, इंसान तो इंसान ही होता है, चाहे कोई भी हो, तो चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे रईस आदमी हो, तो स्वाद तो सबके मुँह में आता है। अब ऐसे ही स्वाद नवाब साहब के मुंह में भी था। तो नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा। अब लेखक ने जो है क्या कहा,
हम कनखियों से जब वो देख रहे थे तो नवाब साहब ने फिर हमारी ओर देखकर कहा, वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यानी कि लखनऊ के अंदर उस खीरे का नाम था बालम। तो बालम खीरा जो है वो नाम दिया गया है लखनऊ का। तो उन्होंने फिर से, नवाब साहब ने फिर से लेखक की ओर देखकर कहा कि वल्लाह शौक़ कीजिए, कि कृपया शौक़ फरमाए। मतलब पहले तो काटने से पहले उन्होंने पूछा और कि आप खीरा खाएंगे। अब काटने के बाद फिर से पूछा कि क्या भाई आप वल्लाह शौक़ फरमाएं। लेकिन नमक मिर्च जो और नमक और जो मसाला जो था, जो छिड़क दिया गया था, कहते कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियातियाँ, तो ताज़े खीरे की जो पनियाती थी वो फांके देखकर, पनियाती का मतलब होता है पानी से भरी हुई, उन फांकों को देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। यानी कि लेखक के मुंह से भी जो है उसके मुंह में भी वही स्वाद आ रहा था जो कि नवाब साहब महसूस कर रहे थे। अब पानी मुंह में आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब वो मना कर चुके थे इस बात के लिए। अब कैसे खाएं, क्योंकि एक बार मना किया जा चुका है। अब ऐसा होता है ना कि आपसे कोई एक बार पूछता है, दूसरी बार पूछने पर आप सोचते हो कि अगर मैं दोबारा लूँगा तो ये सोचेगा कि अभी तो मना किया था, अब ले भी लिया। तो उन्होंने सोचा कि भी अब मैं लेता हुआ अच्छा नहीं लगूँगा, अब इनकार कर चुके थे, तो इसलिए आत्मसम्मान को निभाना जो है वो उचित समझा और उत्तर दिया लेखक ने कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। यहाँ पर तलब महसूस नहीं होने का मतलब इच्छा नहीं हो रही। ये भी शब्द जो है उर्दू का है, तलब महसूस होना, यानी कि इच्छा जो है नहीं होना। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस समय में तलब महसूस नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही है, और साथ में खीरे को जो है ये मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा का मतलब होता है यहाँ पर पाचन शक्ति, यानी कि खीरा पचाया नहीं जाएगा, तो इसलिए लेखक ने मना किया कि मैदा ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए, यानी कृपया आप ही शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब नवाब साहब ने क्या देखा कि तृष्णा से भरी हुई आँखों को, सतृष्ण का मतलब तृष्णा यानी इच्छा से भरी हुई आँखों से उस नमक मिर्च लगे हुए खीरे की फांकों को देखकर और खिड़की के बाहर देखा और फिर एक लंबा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद से पलकें मूंद गई। भाई जैसे बहुत मज़ा आ गया, इतना स्वादिष्ट खीरा लग रहा था, मसाले से बुरका हुआ तो और भी स्वादिष्ट लग रहा था। और मुंह में भर आए पानी का जो घूंट था वो गले से उतर गया। अब मुंह में जो पानी भरा हुआ था वो उसका घूंट जो है अपने गले से उतारा उन्होंने। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, यानी उसे खाया नहीं, उसे बिना खाए सूंघ कर उसका स्वाद लेकर आंखें मूंद कर जो है उन्होंने, नवाब साहब ने उस फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, नवाब साहब एक एक करके वो फांक उठाते और फिर वो उसकी खिड़की से बाहर फेंकते जाते। सभी फांकों को जो है वो नाक के पास लेकर जाते और इच्छा से, अपने मन की इच्छा से, कल्पना की इच्छा से जो है वो रसास्वादन करते और खिड़की से बाहर फेंकते जाते। और फिर तौलिए से हाथ पोंछकर बड़े ही होठ पोंछकर जो है बड़े गर्व से वो लेखक की तरफ देखा उन्होंने, और ऐसा लगा जैसे कि मानो कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब एक तरफ से जो है उन्होंने क्या किया, अपने गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की तरफ देखा और कहा, मानो जो है लेखक को ऐसे कह रहे हैं ये है खानदानी रईसों का तरीका, कि खानदानी रईस जो होते हैं वो केवल रसास्वादन जो है सूंघ कर ही कर लेते हैं, खाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। नवाब साहब खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। अब यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। तस्लीम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, सम्मान, और सिर खम लेना का मतलब होता है सिर झुकाना। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने किया सारा काम, कि खीरे को इतनी मेहनत से काटा, उसके ऊपर नमक मिर्च लगाई और उसके बाद जो है उसे बिना खाए उसका सूंघ कर, कल्पना से ही उसका जो है रसा स्वादन करके और फिर खीरे की फांकों को एक एक करके फेंक दिया, ये सब देखकर और फिर उसके बाद जो है आंखें मुंह पोंछकर अपना आराम से लेट गए। ये सब उनका तरीका देखकर उनके सम्मान में लेखक ने सिर झुका लिया।
अब सिर झुका लिया। वो कहते हम उस समय में नवाब साहब की इस तरीके को देखकर जो है हमने उनके सम्मान में सिर झुका लिया, और यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि यह है ख़ानदानी तहज़ीब। तहज़ीब का मतलब होता है शिष्टता, और नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, और नज़ाकत का मतलब होता है कोमलता। तो ये तीनों के तीनों शब्द भी जो हैं उर्दू के शब्द हैं। तहज़ीब शिष्टता, नफासत स्वच्छता, और नज़ाकत का अर्थ होता है कोमलता। यानी कि ये है शिष्टता, ये है स्वच्छता, और ये है कोमलता। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सबसे सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब लेखक ने सोचा कि खीरे को जो है सूंघ कर उसके स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का ये सबसे सूक्ष्म तरीका, यानी बारीक तरीका, नफीस का मतलब होता है बढ़िया, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, यानी कि जो बिल्कुल दिखाई ना देता हो। एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट तरीका जो दिखाई ना दे, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट तरीका जो है ये देखकर कहा उन्होंने, लेखक ने, कि क्या ये सब कर देने से, इस तरीके से क्या उदर की तृप्ति हो सकती है? उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि क्या पेट जो है उसकी तृप्ति हो गई, पेट भर गया? नवाब साहब की ओर से भरे पेट ऊंचे शब्द का डकार सुनाई दिया। नवाब साहब की ओर से जो है भरे पेट जो है उन्होंने शब्द सुना कि वो डकार ले रहे हैं, तो नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा जो है लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। अब यहाँ पर जो है नवाब साहब ने क्या कहा कि ये जो खीरा होता है ना, लजीज तो होता है, यानी कि स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता शकील है। यहाँ पर जो है शकील का मतलब भी क्या होता है? जो आसानी से पचे ना, भारी होता है, जिसको भारी कहते हैं। शकील का अर्थ होता है भारी, यानी कि आसानी से न पचने वाला। कहते हैं ये जो खीरा है वो होता तो स्वादिष्ट है, लेकिन होता ज़रा भारी है, यानी कि आसानी से पचता नहीं है। नामुराद जो है उसका मतलब भी क्या होता है? एक अभागा, यानी कि जो इच्छा पूरी ना हो, जिसकी इच्छा पूरी ना हो। एक शब्द होता है उर्दू भाषा में, अभागा जिसे कहते हैं कि ये नामुराद जो है मैदे पर बोझ डाल देता है, मतलब पाचन शक्ति पर बोझ डालता है, भारी होता है, पचता नहीं है। पहली बार लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। चक्षु का मतलब क्या होता है? आँखें, यानी कि उनके ज्ञान नेत्र खुल गए लेखक ने। उन्होंने पहचाना कि ये हैं नई कहानी के लेखक, यानी खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार के, बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब यहाँ पर जो है उन्होंने पहली बार उनको लगा कि अरे ये तो मैंने अब तक सोचा ही नहीं था, कि पहली बार उनको ऐसा पता लगा कि बिना विचार, घटना और पात्रों के केवल लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। जबकि नवाब साहब जो हैं बिना खाए ही खीरे का स्वाद ले सकते हैं, बिना उसके ही जो है महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने जो खाया, जो पिया वो एकदम से सही था, और जो उन्होंने स्वाद लिया वो उनके अंतर्मन को भी तृप्त कर गया, उनके पेट को भी भर गया। तो पहली बार उनको ये महसूस होने लगा, सोचने लगे वो कि क्या स्वाद और सुगंध के इस तरह से संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जब जोर का डकार लिया तो उनको लगा कि ये कहानी जो है ये बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के इस प्रकार से नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो ये बच्चों जो आपकी थी लखनवी अंदाज़। इस लखनवी अंदाज़ को एक बार आप अपनी पुस्तक में ज़रूर पढ़िएगा। इसके बीच बीच में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ भी नोट करते जाइएगा। अपनी कॉपी में नोट कर लें, या फिर आप अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन करके जिन जिन के अर्थ मैंने आपको बताए हैं कि किसका क्या अर्थ होता है। ये सभी उर्दू के जो शब्द हैं ये थोड़े से आप लोगों ने शायद ना भी सुने हों और कुछ सुने होंगे, तो आप इनको जो है समझ लीजिएगा। और इस पाठ को लेकर अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य उसका जवाब दूंगी। और साथ ही अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी, और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी मैं चाह रही थी कि आप लोगों को मैं बताऊँ जो इनके पहरे से जो हैं जुड़े हुए आते हैं, यानी कि पाठ के अंदर जो
स्टैंजा दिया होता है, पहरा दिया होता है, उस पहरे के नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैं चाह रही थी आप लोगों को मैं करवाऊं, तो वो मैं अवश्य आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, समझें और साथ ही सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी समस्या का समाधान भी ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगले इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।